अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। इससे पहले आपने इससे पहले आपने पढ़ा होगा फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of substances। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस कि जब हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो उस टाइम पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए या किस टेम्परेचर पर वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सोलबिलिटी क्या है। तो आइए जरा देखते हैं कि सोलबिलिटी की डेफिनेशन है क्या। बेटा आपने भी जब स्टार्ट करना है इस टॉपिक को, अगर ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहले सोलबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है। बेटा आइए जरा देखते हैं सोलबिलिटी है क्या। व्हाट इज सोलबिलिटी? व्हाट इज सोलबिलिटी? the amount the amount of solute dissolved in 100 gram of solvent at particular temperature बेटा क्या मतलब है इस लाइन का कि किसी खास टेम्परेचर पर, किसी भी एक टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, उसको हम उस अमाउंट को हम उस सब्सटेंस की सोलबिलिटी बोलेंगे। आइए जरा इसको समझते हैं। बेटा आपके पास दो बीकर हैं, इन दोनों में आपके पास सेम सॉल्वेंट है, आपके पास। फॉर एग्जांपल हम वाटर ले लेते हैं विच इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसमें दोनों में हमारे पास सॉल्वेंट की मिकदार है 100 ग्राम। 100 ग्राम हमने सॉल्वेंट ले लिया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सब्सटेंसेस है, मैं एक सब्सटेंस को सब्सटेंस ए बोल देता हूं और एक सब्सटेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं सब्सटेंस बी। अब हमने क्या करना है, कुछ सब्सटेंस जो हमने पहले उसकी कुछ क्वांटिटी मेजर कर लेनी है वो हम नाप के तोल के हम इसके अंदर डालेंगे और साथ में ही जैसे ही हम इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी इसके अंदर डालेंगे हम स्पैचुला के साथ बेटा इसको स्टिरर करेंगे, हिलाते चले जाएंगे। हमने डिसॉल्व करते गए फॉर एग्जांपल इनिशियली हमने इसमें 10 ग्राम ऐड किया था। 10 ग्राम ऐड करने के बाद जब हमने इसमें इसको स्टिर किया तो हमने देखा कि वो 10 ग्राम उसमें डिसॉल्व हो गया। फिर हमें पता चला कि यार वो तो सारा के सारा डिसॉल्व हो गया है, हो सकता है कुछ और भी डिसॉल्व हो सकता हो इसमें। फिर हमने ऐसा किया, इसमें 5 ग्राम और ऐड किया। जब हमने 5 ग्राम ऐड किया तो वो भी उसमें डिसॉल्व हो गया। फिर चेक करने के लिए कि यार 1 ग्राम इसमें और ऐड करके देखें। जब हमने 1 ग्राम उसमें ऐड किया तो वो 1 ग्राम जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया वो उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ बल्कि वो उस बीकर के बॉटम में बैठ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस बीकर में मौजूद 100 ग्राम सॉल्वेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, विच इज 25 ग्राम। It means that the solute A, 25 gram of solute A can be dissolved in 100 gram of water. So we can say that the solubility of substance A is 25 gram. Clear? आइए जरा देखते हैं दूसरी पिक्चर को। इसमें भी हमने ऐसे किया, हमने पहले 10 ग्राम ऐड किया। 10 ग्राम को जब हमने स्टिर किया तो वो 10 ग्राम इजीली उसमें क्या हो गया बेटा, डिसॉल्व हो गया।
उस 10 ग्राम करने के बाद हमने 10 ग्राम और ऐड कर लिया, 10 ग्राम और ऐड करने हमने जब उसको स्टिर किया तो वो भी इजीली स्टिर हो गया। फिर हमने चेक करने के लिए फॉर एग्जांपल हम 1 ग्राम और ऐड कर देते हैं बेटा। जैसे ही हमने ये 1 ग्राम और ऐड किया ये इसमें डिसॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी सोल्यूट बी को कितनी डिसॉल्व करने की है बेटा, 20 ग्राम, 20 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 ग्राम सोल्यूट बी कैन बी डिसॉल्व्ड इनटू 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। So we can say that the solubility of substance B is 20 gram. Is 20 ग्राम। तो पहले केस में उसकी सोलेबिलिटी कितनी बेटा हमारे पास, सॉरी 15 ग्राम, और दूसरे केस में हमारे पास सोलेबिलिटी कितनी है बेटा, 20 ग्राम। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर हम कंसीडर कर लेते हैं यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसने हमें डेफिनेशन में बताया हुआ है एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो सबसे पहले हमें टेम्परेचर को डिफाइन करना है कि टेम्परेचर, अब हम देखेंगे एट पार्टिकुलर टेम्परेचर 15 gram of solute A can be dissolved in 100 gram of solvent. So this amount is called as solubility of substance A. So we can say that the solubility of substance A is 15 gram. But in case B, at particular temperature 20 gram of solute B can be dissolved in 100 gram of the solvent. So in this case we can say that the solubility of substance B is 20 gram. तो अब जरा दोबारा डेफिनेशन को देखें, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट के सोल्यूट की कितनी अमाउंट, इस केस में 15 ग्राम थी, इस केस में 20 ग्राम। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, जो कि डिसॉल्व हो सकती हो या कैन बी डिसॉल्व, आप साथ यहाँ पर लिख सकते हैं, कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, सॉल्वेंट आपके पास 100 ग्राम होगा बेटा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और दूसरी शर्त क्या है बेटा, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, आपको वहां पर टेम्परेचर लाजमी बताना पड़ेगा कि आप ये सोलेबिलिटी कितने टेम्परेचर पर चेक कर रहे हैं। तो बेटा कोई अगर 100 डिग्री 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अपने अंदर जितना सोल्यूट डिसॉल्व करेगा किसी भी खास टेम्परेचर पर, वही अमाउंट उसकी क्या कहलाएगी बेटा, सोलेबिलिटी कहलाएगी। तो यहाँ पर बार बार टेम्परेचर पे इतना एम्फेसाइज करने का क्या मकसद है, टेम्परेचर के बारे में बार बार जिक्र करने का क्या मतलब है। आइए जरा देखते हैं बेटा, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सोलेबिलिटी को क्या करते हैं बेटा, इफेक्ट करते हैं। आइए जरा देखते हैं वो क्या है बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सोलेबिलिटी, कि सोलेबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बेटा। इनमें से जो मेन फैक्टर है बेटा वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर सोलेबिलिटी पर बहुत ज्यादा, सोलेबिलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है बेटा। बेटा मोस्टली ज्यादातर तो सोल्यूट ऐसे हैं जो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ उनकी सोलेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन बेटा इसको हम जर्नल रूल नहीं मान सकते, ऐसा हमेशा नहीं होता। काफी सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी सोलेबिलिटी पर टेम्परेचर का कोई असर ही नहीं होता, और काफी सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनकी सोलेबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है, और काफी सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनकी सोलेबिलिटी टेम्परेचर को बढ़ाने से कम होती है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 केसेस आ गए, टेम्परेचर के हवाले से हमारे पास 3 केसेस आ गए। पहला केस हमारा क्या है बेटा, सोलेबिलिटी of substances increases with increasing temperature। बेटा कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं कि जिनकी सोलेबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ेगी, बेटा फॉर एग्जांपल आप ले ले एक बीकर बेटा, उस बीकर को आप ट्राइपॉड स्टैंड पे रख ले, और ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के आप उसके नीचे बेटा एक सेपरेट लैंप लगा दे बेटा, एक सेपरेट लैंप लगाए, सेपरेट लैंप या बर्नर जो अभी बेटा अवेलेबल है आपके पास, और उसमें आप फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं, हम इन्हीं पहले 2 केसेस में से हम एक बी वाला सब्सटेंस है वो कंसीडर कर लेते हैं। बेटा बी वाले सब्सटेंस को हमने कितना डाला था उसमें बेटा,
उसकी सोलेबिलिटी हमें कितनी मिली थी बेटा 20 ग्राम। हम भी ऐसा करते हैं, इसमें मैयर करके 20 ग्राम ऐड कर देते हैं। जब 20 ग्राम ऐड की और स्पैचुला से उसे स्टिर किया कि वो सारा के सारा 20 ग्राम उसमें बेटा डिजोल्व हो गया। मैं अब इसको हटा रहा हूँ, इसका मतलब ये कि उसमें सारा डिजोल्व हो गया और आपको वो क्लियर एक सॉल्यूशन नजर आने लग गया। उसके बाद मैं चाहता हूं मैं 20 ग्राम इसमें और ऐड करूं। जब मैंने 20 ग्राम इसमें और ऐड करना चाहा तो वो 20 ग्राम डिसोल्व नहीं हुआ बेटा, वो कहा नीचे उसके बॉटम में, बॉटम ऑफ द बेकर में बेटा वो बैठ गया, सेटल डाउन हो गया। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे ये 20 ग्राम उसमें ऐड करना है। अब मैं देखूंगा, जरा उसको दूंगा टेम्परेचर। जैसे ही मैं स्पिरिट लैंप को ऑन करूंगा तो स्पिरिट लैंप से जो टेम्परेचर है वो ट्रांसफर होने लग जाएगा बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमारा सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो जो 20 एक्स्ट्रा 20 ग्राम सोल्यूट मैंने उसमें ऐड किया था वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिसोल्व होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम आएगा कि फिर दोबारा वो जितना भी सोल्यूट नीचे पड़ा था वो सोल्यूट सारा गायब हो जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि वो सोल्यूट सारा उसमें डिसोल्व हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्सटेंस बी है उसकी सोलबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी सोलबिलिटी बढ़ी है। बट ऐसे काफी सारे सब्सटेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर हम देख ले, कुछ एग्जांपल में अगर आपको बताऊं तो आपके पास सब्सटेंसेस जैसे कि साथ में हम यहाँ पर देख सकते हैं सोलबिलिटी कर्व में। यहाँ पर आपके पास कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनकी सोलबिलिटी कर्व्स बताए हुए हैं। मैं स्टार्ट करूंगा बेटा यहाँ से, ये फर्स्ट वाले पोटाशियम क्लोरेट से, पोटाशियम क्लोरेट से बेटा। यहाँ पर ये सोलबिलिटी कर्व्स एक ग्राफ में दिखाए गए हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे आपके पास ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर है बेटा। अगर हम इसको देखें, पोटाशियम क्लोरेट को देखें, जो आपको यहाँ पर रेड लाइन नजर आ रही है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी सोल्युबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 9 है। जैसे जैसे हम यहाँ पर लेफ्ट टू द राइट जाएंगे इसका मतलब ये होगा कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं वो लाइन भी कहाँ मूव करती चली जा रही है बेटा, ऊपर की तरफ मूव करती चली जा रही है। मतलब ये लाइन हमें दिखा रही है कि पोटाशियम क्लोरेट के मामले में आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सोलबिलिटी भी बेटा बढ़ती चली जाएगी और 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बेटा उसकी सोलबिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम हो गई। देखे 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी सोलबिलिटी कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 9, और 100 डिग्री सेल्सियस पे उसकी सोलबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 60 टू 65 डिग्री सेल्सियस है बेटा। एक तो ये ट्रेंड, एक वो एग्जांपल जो यहाँ पर थी फर्स्ट केस में, solubility of substance increases with increasing temperature. So in case of potassium chlorate, yes it is right, the solubility of potassium chlorate increases with increasing temperature. तो हम यहाँ पर एग्जांपल में लिख सकते हैं बेटा KClO3 बेटा, KClO3। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखें, ये वाली जो ग्रीन लाइन है शुरू में इसकी सोल्युबिलिटी अबाउट 11 है, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ती चली गई, इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ती चली गई और वो अप्रोक्सीमेटली 7 टू 75 डिग्री सेल्सियस पे उसने 140 ग्राम के राउंड अबाउट उसने उसको वो क्या हो गया बेटा, डिसॉल्व हो गया। तो इन केस ऑफ KNO3, इन केस ऑफ KNO3 इसमें भी बेटा सोल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम नाइट्रेट, इसी तरह से अगर आप चलेंगे तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसी तरह से बेटा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। बेटा ये वो सब्सटेंसेस है या फिर ये वो साल्ट्स है जिनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बेटा। दूसरा आपके पास दूसरे कुछ साल्ट्स ऐसे भी हैं जहां जिनकी सोलबिलिटी पर टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने का कोई असर नहीं होता। आइए जरा देखते हैं वो कौन से हैं बेटा। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी, ऑन सोलबिलिटी, इनकी सोलबिलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो NaCl, NaCl इसको हम ग्राफ की मदद से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो NaCl वाली लाइन है, ये वाली ब्लू वाली लाइन, इसकी 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सोलबिलिटी अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस है। तो इसकी जो लाइन है
वो आप देखिए ऑलमोस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो कि ये शो करती है कि NaCl की सोलबिलिटी पे अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा फिर भी उसकी सोलबिलिटी इतनी है, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस है फिर भी उसकी सोलबिलिटी बेटा इतनी है। ये हमें लाइन ये शो कर रही है कि NaCl की सोलबिलिटी पे टेम्परेचर का कोई भी असर नहीं होता। आइए जरा बेटा देखते हैं एक और केस जिसमें सोलबिलिटी, यहाँ फर्स्ट केस में सोलबिलिटी क्या कर रही थी बेटा, इंक्रीज कर रही थी। सेकंड केस में सोलबिलिटी का कोई असर नहीं है, और सोलबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है टेम्परेचर का। थर्ड केस में देखते हैं बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसमें सोलबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनकी सोलबिलिटी डिक्रीज, कम हो जाती है बेटा, डिक्रीजेस किसके साथ बेटा, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बेटा बढ़ा देंगे, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनकी सोलबिलिटी बेटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेटा। इनमें कुछ एग्जांपल्स आपके पास ये है, जैसे कि CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास कुछ गैसेस हैं जैसे कि NH3, अमोनिया, इसकी सोलबिलिटी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर कम हो रही है। इसके अलावा आपके पास एक और गैस है HCl, ये देखें ये रेड में, इसकी भी सोलबिलिटी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी सोलबिलिटी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इसकी सोलबिलिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम सारे यहाँ पर लिख देते हैं some gases SO2, HCl and अमोनिया NH3। बेटा ये तीनों की तीनों क्या है बेटा, गैसेस हैं, और गैसेस की भी सोलबिलिटी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होती है, कम होती है। आइए जरा इस बात को देखते हैं कि जो एंड वाला पॉइंट है कि गैसेस की सोलबिलिटी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्यों कम हो जाती है बेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक सब्सटेंस है, हमारे पास कोई सॉल्वेंट है और उसमें एक गैस ट्रैप्ड है। फॉर एग्जांपल ये गैस के बबल हैं, ये गैस के बबल है, ये कोई भी गैस, फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि अमोनिया गैस उसके अंदर ट्रैप्ड है। अब हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये अमोनिया गैस उसके अंदर क्या है बेटा, ट्रैप्ड हुई है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाती है, वो बहुत ज्यादा विगरसली मूव करते हैं। जब वो विगरसली मूव करेंगे तो अंधाधुंध इधर एक दूसरे से मूव करके बेटा कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे ड्यू टू इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक मोशन, तो उनके सरफेस पे आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जैसे ही वो सरफेस पे आएंगे तो ऊपर बेटा वो ब्रस्ट हो जाएंगे, वो बबल गैस का बबल जो पहले ट्रैप्ड था, अब वो अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वो सरफेस पे आ गया, और सरफेस पे आके क्या हो गया बेटा, ब्रस्ट हो गया। जैसे ही ब्रस्ट हुआ तो गैस बेटा उस सॉल्वेंट से क्या हो बेटा, इंक्रीज लाइब्रेट हो गई, एस्केप हो गई, बाहर एटमॉस्फेयर में चली गई। इसी तरह से जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो वो उस सॉल्वेंट में से उस ट्रैप्ड गैस के बबल्स बेटा आहिस्ता आहिस्ता निकलते चले जाएंगे। जब आहिस्ता आहिस्ता निकलते चले जाएंगे इसका मतलब कि उस सॉल्वेंट के अंदर तो गैस की मिकदार ही कम हो रही है। जब गैस की मिकदार कम हो रही है, अब मैं मिकदार को जरा इंग्लिश में बोलूंगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस गैस की क्वांटिटी या उस गैस की अमाउंट कम हो रही है। अब जब गैस की अमाउंट कम होगी इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सोलबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इस वजह से हम कहते हैं कि गैसेस की सोलबिलिटी डिक्रीज होती है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब आपने इस पूरे टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से लिखना किस तरह से बेटा, आपने सबसे पहले सोलबिलिटी की डेफिनेशन लिख लेनी है और एज सच लिख लेनी है जैसा कि आपको बुक में दे दी गई है। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है कि समझने के लिए तो हमें सब कुछ समझ आ गया, लेकिन एग्जामिनर ने जो हमें नंबर देने हैं वो हमारे लिखे हुए को देखकर नंबर देने हैं। अगर हमारा लिखा हुआ बेहतरीन होगा तो फिर हमें एग्जामिनर बेटा फुल मार्क्स देगा, अदरवाइज वो हमें मार्क्स हम कहीं ना कहीं से हमारा 1 नंबर या 2 नंबर वो हमारे डिडक्ट कर लेगा बेटा। आपने सबसे पहले सोलबिलिटी की डेफिनेशन लिख लेनी है, फिर आपने लिखना है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। फिर आपने पहली हेडिंग दे देनी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सोलबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नीचे आप बुलेट्स पॉइंट्स में इस तरह से लिख दें, या फिर आप 2-3 लाइनें पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दें। फिर सेकंड पॉइंट आपने बनाना है, ये आपने हेडिंग देनी है विद मार्कर।
बेटा ये पहली हेडिंग भी मार्कर के साथ, दूसरी हेडिंग भी मार्कर के साथ। तो आपने लिखना है नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। और थर्ड भी बेटा आपने इसी तरह से हेडिंग दे देनी है कि सोल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जो आपको यहाँ पर एग्जांपल्स हो, बाय सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वो आपने इसके अंदर लिख देनी है। यहाँ पर आपने NaCl की एग्जांपल देनी है और यहाँ पर बेटा आपने ये एग्जांपल्स दे देनी है। और साथ में आपने इस ग्राफ को बनाने की प्रैक्टिस करनी है बेटा। अगर ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें लाजमी आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। बेटा इस ग्राफ में अगर आप सारे सब्सटेंसेस की सोल्युबिलिटी नहीं दिखा सकते तो कुछ प्रोमिनेंट्स की याद कर लें। फॉर एग्जांपल अगर ये टोटल 10 है तो आप कम से कम 5 याद कर लें, या फिर 2 ऐसे याद कर लें जिनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही हो, और 2 ऐसे याद कर लें जिनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही हो, और एक वो याद कर लें जिसकी सोल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का कोई असर ना हो। बेटा इस ग्राफ को आप 2 से 3 मरतबा घर में बनाने की प्रैक्टिस करें। उसके अलावा आप इस पूरे आर्टिकल को एक दफा ज़बानी लिखें, उसमें वो ग्राफ बनाएं और उसको खुद बैठकर चेक कीजिएगा। आई होप कि ये आर्टिकल आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। बेटा अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।